नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं बहुत ही अच्छे होंगे। मैं सत्यम आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल शौर्य ऑनलाइन क्लासेस में। हमारा मॉडर्न हिस्ट्री का सीरीज चल रहा है जिनके अंदर हमने टॉपिक लिया है यूरोपियन कंपनी का आगमन या कंट्री का आगमन, जिनके अंदर हम लोगों ने पुर्तगाल, डच और ब्रिटिश को ऑलमोस्ट पिछले 5 वीडियो में सिंपल से लेके मतलब सिंपल बेसिक से लेकर के एडवांस लेवल तक को एक सिंपल वे में समझा है। और मेरी उन स्टूडेंट से रिक्वेस्ट है कि जो मेरा पहले का वीडियो नहीं देखे हैं वो अब पहले मेरा 5 वीडियो को देखें, उनके बाद इस वीडियो को देखिएगा। ठीक है, इससे होगा कि आपको इस टॉपिक को लेकर के पुर्तगाल, डच और ब्रिटिश में से कोई छोटा छोटा भी डाउट आपके मन में नहीं बचेगा। ठीक है दोस्तों, तो हम चलते हैं, आज की सेशन को स्टार्ट करते हैं। और आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। ओके दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है डेनिस। तो हम इसको एज अ मैप के ज़रिए समझते हैं कि ये कहाँ पे है पृथ्वी पे, या भारत के संदर्भ में कहाँ पे ये शो करता है। आपके सामने में एक वर्ल्ड मैप, ये सपोज कीजिए यही पृथ्वी है, अर्थ है। ठीक है, यहीं पे जितने भी ह्यूमन बीइंग रहते हैं तो इनको ये स्टडी करना है। और आपके सामने ये 7 महाद्वीप को इस वर्ल्ड मैप पे 7 महाद्वीप को दिखाया गया है। ठीक है, पहला महाद्वीप है। इससे होगा ये कि जो भी स्टूडेंट को जानकारी नहीं है कि 7 महाद्वीप कौन कौन है और कहाँ है, उनको तो जानकारी मिल जाएगी। और जो भी स्टूडेंट पहले से जानते हैं उनका रिवीजन हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो ये एशिया महाद्वीप, जो कि हम लोग भारत मतलब भारत देश एशिया महाद्वीप के अंदर में आता है। सेम एज इट इज़ पुर्तगाल, डच और ब्रिटिश हम लोग पढ़ा है, तो वो भी यूरोप महाद्वीप के अंदर में आता है। और इसी के आधार पर मतलब सेम एज इट इज़ अफ्रीका भी एक महाद्वीप है, और उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका। यहाँ पे आपको 5 आपको कंटिनेंट मिल गया, मतलब कि महाद्वीप मिल गया। एक एशिया, यूरोप, अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका, 5 हो गया। और छठा है ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया के बारे में दोस्तों एक फैक्ट याद रखना है कि ये देश भी है, एक ओनली ऑस्ट्रेलिया देश भी है और एक कंटिनेंट भी है। और ये भी पॉइंट याद रखना आप लोगों को कि ऑस्ट्रेलिया को द्वीपीय महाद्वीप कहा जाता है। कहने का मतलब आइलैंड कंटिनेंट कहा जाता है। क्यों? क्योंकि इस द्वीप, ये महाद्वीप है, इसके चारों तरफ कहीं भी इसके बॉर्डर पे लैंड को कोई कंट्री नहीं है, मतलब लैंड से जुड़ा हुआ नहीं है, इसलिए पानी पानी है चारों तरफ, इसलिए इसको आइलैंड कंटिनेंट कहा जाता है या द्वीपीय महाद्वीप कहा जाता है। और आपको ये इक्वेटर, ये बीचों बीच जो लाइन दिख रहा है दोस्तों, एज इन्फॉर्मेशन के लिए याद रख लीजिए, इसे 0 डिग्री कहा जाता है। ठीक है, ये ज्योग्राफी का पार्ट है। और ये जो आपको ये लाइन दिख रहा है, इसे हम ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहते हैं, लाइक कर्क रेखा। ठीक है, और ये भारत से होकर गुजरती है और भारत में 8 राज्यों को प्रतिच्छेद करती है। हम ये कह सकते हैं कि 8 राज्यों को काटती है, ये भी याद रखिएगा। और ये 23.5 डिग्री होता है, ये 0 डिग्री, मतलब इक्वेटर जो है 0 डिग्री पे, उससे ऊपर का जो है आपका 23.5 डिग्री तक, 23.5 डिग्री की जो लाइन है उसे हम ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहते हैं। और नीचे मतलब नीचे की तरफ जो है 23.5 डिग्री लाइन, उसे हम ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न कहते हैं, मतलब मकर रेखा। ये कर्क रेखा है और ये मकर रेखा है। चलिए, इतना डिटेल में जाना नहीं है, हम लोग को डेनिस पढ़ना है। नीचे में दिख रहा है आपको ये 0 डिग्री जो है इक्वेटर से नीचे में 90 डिग्री के आसपास बीचों बीच ये वाइट जो दिख रहा है आपको, ये आइस, बर्फ़ की तरह आइस जो है, ये अंटार्कटिका एक कंटिनेंट है, मतलब ये भी महाद्वीप है। ठीक है दोस्तों, तो 7 महाद्वीप हो गए। एक ये हो गया, दूसरा यूरोप हो गया, तीसरा अफ्रीका हो गया, चौथा ऑस्ट्रेलिया हो गया, और 5वां उत्तरी अमेरिका, छठा साउथ अमेरिका मतलब दक्षिणी अमेरिका, और ये 7वां हो गया आपका अंटार्कटिका। चलिए, इतना डिटेल में जाना नहीं है, हम नेक्स्ट कंसेप्ट को समझने की कोशिश करते हैं। आपके स्लाइड पे दोस्तों ये सिर्फ यूरोपियन कंट्री का मैप है, इसमें सिर्फ यूरोपियन कंट्रियाँ हैं। इसमें हम लोगों ने पुर्तगाल को पढ़ा है, ब्रिटिश को पढ़ा है, और नीदरलैंड को पढ़ा है जिसे डच कहते हैं, और डेनमार्क को पढ़ना भी है, उसके बाद फ्रांस को पढ़ना है, और स्वीडन को भी पढ़ना है, क्योंकि ठीक है ये लोग भी भारत आते हैं, एज ए क्रम में समझना है। चलिए हम नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं और स्टडी करते हैं दोस्तों। अब हम इनके कुछ फैक्ट को समझने की कोशिश करते हैं। डेनिस जो कि आज पॉपुलर जिस नाम से है उसका नाम है डेनमार्क। डेनिस मतलब डेनमार्क, याद रखिएगा दोस्तों। अब डेनिस को डेनमार्क कहते हैं। तो साथ साथ आपको ट्रिपल सी का फार्मूला याद रखना है। ट्रिपल सी होता क्या है वैसे? ट्रिपल सी होता है कंट्री, कैपिटल, करेंसी। C फॉर कंट्री और C फॉर कैपिटल, C फॉर करेंसी। जब कोई कंट्री आपको दिखे तो उसका कैपिटल और करेंसी याद रखना चाहिए। होता क्या है कि कोई एज ए कांस्टेबल लेवल का एग्जाम या छोटा सा एग्जाम में 1 लाइनर का क्वेश्चन आ जाता है। ठीक है, सपोज कीजिए डेनमार्क है, और डेनमार्क क्योंकि भारत के साथ इसका इतिहास जुड़ा हुआ है इसलिए इंपॉर्टेंट भी बन जाता है। अगर डेनमार्क है तो उसकी राजधानी समझने की कोशिश करते हैं और याद रखना ज़रूरी है।
डेनमार्क की राजधानी कोपेनहेगन है। बस एक छोटा सा फैक्ट याद रखना है। और उसकी मुद्रा है डेनिश क्रोन। किसी किसी वन लाइनर के एग्जाम में पूछा जा सकता है, ठीक है, और पूछा भी गया, ऐसा नहीं है। तो हम लोग को डेनिश के बारे में बस इतना याद रखना है कि, और जो भी स्टूडेंट पहले जो पढ़ रहे हैं, जिनको नॉलेज होगा, उनको पता हो कि पहले पुर्तगाल, डच, ब्रिटिश, और ब्रिटिश के बाद जो आने वाले चौथे नंबर पे उसका नाम है डेनिश। पूछा जा सकता है कि कितनी ईस्वी में भारत में आए थे, तो याद रखिएगा दोस्तों 1616 में। सिंपल सा फैक्ट है कि 1616 ईस्वी में डेनिश भारत आते हैं, और प्रथम फैक्ट्री की जो स्थापना करते हैं वो 1620 में। दोस्तों एज ए स्टोरी याद रख लीजिए आप लोग, 1616 में अंग्रेज़ के बाद आने वाले जो कंट्री है यूरोप से, जिसका नाम है डेनिश, जिसे डेनमार्क कहते हैं, और 1616 में भारत आते हैं और कोठी की स्थापना करते हैं। बस 4 साल बाद 1620 में पहली फैक्ट्री की जो इस्टेब्लिशमेंट कर दी है, जो कि तांजौर जिला के त्रावणकोर, और इसको इंग्लिश में ट्रैंकोबार कहा जाता है, जो कि तमिलनाडु के अंदर है। दोस्तों हमने ये पढ़ा इसमें कि डेनमार्क की राजधानी कोपेनहेगन है, और डेनमार्क की मुद्रा डेनिश क्रोन है, और डेनमार्क आते हैं भारत के अंदर प्रथम बार 1616 ईस्वी में, ठीक है। और प्रथम फैक्ट्री की जो स्थापना की जाती है वो तांजौर जिले के त्रावणकोर में। कहने का मतलब ये ट्रैंकोबार एक क्षेत्र है तमिलनाडु के अंदर में, ठीक है। अगर आपसे ये क्वेश्चन आता है कि ये तमिलनाडु के अंदर में प्रथम फैक्ट्री तो खोला गया तांजौर जिले में, ठीक है, अगर पूछा जाए कि बंगाल के अंदर में कब खोला गया, बंगाल के अंदर में, तो याद रखिएगा दोस्तों 1676 ईस्वी में बंगाल के श्रीरामपुर में। 3 फैक्ट को हमने पढ़ा, 1616, 1620, 1676, एज अ स्टोरी में आपको याद रखना है। इसमें से बस इतना ही फैक्ट इनफ है। हम नेक्स्ट फैक्ट को फ्रांस को स्टडी करते हैं, ठीक है दोस्तों। आपके सामने ये स्लाइड दिख रहा होगा दोस्तों, आपके सामने स्लाइड के सबसे टॉप पे दिख रहा होगा फ्रेंच, जो जिसे हम फ्रांस कहते हैं। तो हमने कहा था कि ट्रिपल सी फार्मूला यूज़ करना, जैसे कि फ्रांस एक कंट्री है तो इसका कैपिटल और करेंसी याद रखिएगा तो बेहतर रहेगा, ठीक है दोस्तों। तो फ्रांस ऊपर में ये फ्रांस है, ट्रिपल सी में ये डबल सी यूज फॉलो कीजिए। ट्रिपल सी का फर्स्ट सी हो गया क्या मतलब कंट्री फ्रांस, जिसे हम फ्रेंच, जिसे हम फ्रांस भी कहते हैं, और डबल सी मतलब इसका हो गया कैपिटल और करेंसी। तो अगर फ्रांस की कैपिटल पूछा जाए तो पेरिस हम सभी जानते ही होंगे ऑलमोस्ट, और इसकी करेंसी यूरो है, ठीक है। और यहाँ एक वर्ड दिख रहा है आपको एस्टैब्लिशमेंट। एस्टैब्लिशमेंट मतलब क्या, एस्टैब्लिशमेंट मतलब स्थापना, किस चीज़ की, नीचे एरो लगा हुआ है, कंपनी की, द कंपनी एंड ओरिएंटल की। कौन सी ईस्वी में, 1664 में। दोस्तों अगर पूछा जाए आपसे कि भारत के साथ व्यापार करने के लिए फ्रेंच वालों ने एक कंपनी की स्थापना की थी कितने ईस्वी में, तो सिंपल सा सामने दिख रहा है आपको 1664 याद रखना है। और इस कंपनी के इस्टेब्लिशमेंट में किसकी योगदान रहा है, तो उस टाइम में लुईस 14वां का मिनिस्टर, जो कि इसका नाम है कॉलबर्ट, और वहाँ की सरकार की सहायता से इस कंपनी की स्थापना हुई थी, ठीक है दोस्तों। हमने एक फैक्ट को पढ़ा इसमें, 1664 में फ्रांस के अंदर एक फैक्ट्री की स्थापना होती जिसका नाम है द कंपनी एंड ओरिएंटल, और इसकी स्थापना में किसका योगदान जैसा ज़्यादा रहता है, तो लुईस 14वां का मिनिस्टर है कॉलबर्ट, और उसकी सरकार की सहायता से, ठीक है। और सबसे पहले ये मेडागास्कर की तरफ जाते हैं ट्रेड करने के लिए, ठीक है दोस्तों, याद रखना है मेडागास्कर। ये आपको मैप के जरिए हम दिखाएंगे आपको कि कहाँ पड़ता है मेडागास्कर। तो मेडागास्कर में ये अच्छे से उपनिवेश स्थापित करने में असफल रहते। कहने के मतलब वहाँ से इनके अकॉर्डिंग जितना सेटिस्फैक्शन के आधार सेटिस्फाई नहीं हो पाते हैं जितना जिस उम्मीद से ये गए रहते हैं, मतलब कि वहाँ ट्रेड अच्छे वे में नहीं हो पाता और फैक्ट्री की इस्टेब्लिशमेंट भी नहीं हो पाती, इसलिए वो वहाँ से चले जाते मेडागास्कर से। फिर दूसरा बार एक दल रवाना होता है भारत की तरफ, ठीक है, जिसका नायक लीडर पूछा जाता है कि जो दूसरा दल जो निकला था भारत के लिए फ्रांस से, उसका लीडर कौन था या नायक कौन था, तो नाम है उसका फ्रैंक कैरो, ओके दोस्तों। और ये कौन से डेट में पहुंचा था भारत में, तो 1667 में, ठीक है। 2 फैक्ट को हमने समझा। द कंपनी एंड ओरिएंटल की स्थापना होती है भारत के साथ ट्रेड करने के लिए 1664 ईस्वी में, किसके द्वारा, कॉलबर्ट और सरकार की सहायता के द्वारा। पहले यह जाते हैं कहाँ पे, मेडागास्कर में उपनिवेश स्थापित करने में असफल रहते हैं, वहाँ से इनके अपने मन के हिसाब से ट्रेड नहीं हो पाता है, जितना बेनिफिट मिलना चाहिए नहीं मिल पाता फ्रेंच वालों को। फिर दूसरा दल निकलता है भारत के लिए, उसका लीडर जो रहता है जिसका नाम है फ्रैंक कैरो, ओके दोस्तों। और 1667 ईस्वी में भारत पहुंचते हैं, ठीक है। और जस्ट 1 साल बाद 1668 ईस्वी में पहली फैक्ट्री की स्थापना की जाती है भारत के अंदर, और उस क्षेत्र का नाम है सूरत में, गुजरात के अंदर।
3 फैक्ट और 3 डेट को याद रखना है। 1664 में फैक्ट्री की इस्टेब्लिशमेंट, सॉरी कंपनी की इस्टेब्लिशमेंट, ठीक है, फ्रांस के अंदर में, ये नाम याद रखना है आपको। और 1667 में भारत पहुँचे और 1668 में प्रथम फैक्ट्री की स्थापना की गई, वो भी कहाँ पे, गुजरात के सूरत के अंदर में, ठीक है। बस एक छोटी छोटी पॉइंट है, आपको याद रखना है। चलिए हम नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं और नेक्स्ट फैक्ट को समझते हैं। आपके सामने स्लाइड दिख रहा होगा दोस्तों, कुछ डेट है, उसको एज ए स्टोरी में सुन लीजिए। और डेट देख के बहुत सारे स्टूडेंट घबरा जाते हैं कितना डेट याद कैसे रखें, तो दोस्तों बस सुन लीजिए और देखते रहिए स्लाइड पे। 1672 में 1672 AD में होता क्या कि सेंट सोम एक क्षेत्र है, कहाँ का, वेस्ट बंगाल का, ठीक है दोस्तों। इस क्षेत्र को फ्रांस के द्वारा जीत लिया जाता है। सेंट सोम एक एरिया है या क्षेत्र है, कहाँ पे, वेस्ट बंगाल के अंदर में। इसको फ्रांस के द्वारा जीत लिया जाता है, ठीक है, 1672 में। जस्ट एक साल बाद 1673 में होता क्या है कि जो फ्रांस की नेवी रहती है, नौसेना, उसके अध्यक्ष है दीला है, इसको पराजित किया जाता है, मतलब इसको हराया जाता है। किसके द्वारा, गोलकुंडा के सुल्तान और डच के द्वारा। और जब हमने शायद अंग्रेज़ जो पढ़ा था और डच पढ़ा था, उसमें गोलकुंडा के बारे में डिटेल में पढ़ा था कि गोलकुंडा राज्य का सबसे बड़ा बंदरगाह रहता है मसूलीपट्टनम, जो कि आंध्र प्रदेश के अंदर है। तो प्लीज़ दोस्तों पहले की वीडियो देखेंगे, आपका सारा डाउट क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो होता क्या कि 1672 में सेंट सोम को जीतता है और 1673 ईस्वी में नौसेना के अध्यक्ष जो है दीला है, उसको हरा दिया जाता है गोलकुंडा के सुल्तान और डच के द्वारा, और सेंट सोम को ले लेता है। मतलब सेंट सोम देना पड़ा किसको, तो फ्रांस को, और देना पड़ा किसको, तो डच वालों को, ठीक है। ये पॉइंट हमने समझा। हम नेक्स्ट पॉइंट को देखते हैं। 1673 में ही कंपनी के निदेशक की नियुक्ति की जाती है, जिसका नाम है फ्रैंको मार्टिन। ये जो सपोज़ कीजिए फ्रांस की कंपनी जो है भारत के अंदर में जो भी फैक्ट्री है, तो उसका जो निदेशक मतलब कंट्रोल पूरा जो मतलब होगा वो फ्रैंको मार्टिन के ऑर्डर पे और इनके आदेश पे होगा, ठीक है। और इनके साथ में एक वेलांग द स्पेन नाम का व्यक्ति है, जो कि एडमिरल दीला है के साथ में आया था। एडमिरल दीला है जो यहाँ हमने पढ़ा है, जो कि नौसेना मतलब नेवी के अध्यक्ष थे। तो इनके साथ में वेलांग द स्पेन आए थे, ठीक है। तो फ्रैंको मार्टिन और वेलांग द स्पेन ने वलीकुंडापुरम के मुस्लिम शासक सूबेदार, जिसका नाम है शेर खान लोदी, ये वलीकुंडापुरम कहाँ है, तो ये है तमिलनाडु के अंदर में, ठीक है। तो इनसे एक छोटा सा गांव प्राप्त होता है इनको, किनको, फ्रांसीसी को। तो फ्रांसीसी वहाँ पे एक बस्ती की स्थापना करते हैं, जिसे हम पांडिचेरी के नाम से जानते हैं, ठीक है दोस्तों। और ये पांडिचेरी बस्ती की जो स्थापना की गई थी, ये पूर्ण रूप से किलाबंद बस्ती थी, ठीक है दोस्तों। उसके बाद एक फैक्ट जो है आपके सामने ये है, 1674 ईस्वी में होता क्या है कि फ्रैंको मार्टिन को इस बस्ती का मुखिया बनाया जाता है, ठीक है। अब हम सभी जानते हैं कि 1673 ईस्वी में भारत के जो अंदर फैक्ट्री है उसका निदेशक, उसका हेड फ्रैंको मार्टिन को बनाया गया। तो सेम एज इट इज़ इसका, अगर हम पूरा इस क्षेत्र का ही या फ्रैंको मार्टिन को इस बस्ती का मुखिया बनाया गया, मतलब कि इस पांडिचेरी का ही हेड बना दिया गया, ठीक है दोस्तों। तो इतना ही याद रखना है। अब नेक्स्ट स्लाइड पे हम चलते हैं और नेक्स्ट कंटेंट को देखते हैं क्या है। तो दोस्तों आपके सामने में फिर कुछ डेट दिख रहा होगा, तो प्लीज़ डरिएगा नहीं, बस आप सुन लीजिए एक बार, ठीक है दोस्तों। 1693 ईस्वी, ठीक है। क्या होता है कि 1693 ईस्वी में अंग्रेज समर्थित डचों ने पांडिचेरी को ले लिया। कहने का मतलब अंग्रेज़ का सपोर्ट था किसको, डच को। क्यों, क्योंकि मसूलीपट्टनम जो क्षेत्र पड़ता है आंध्र प्रदेश के अंदर में, जब अंग्रेज़ आए थे भारत में, तो पुर्तगाली लोगों के साथ इनका नहीं जमा था, नहीं कनेक्शन बन पाया। तो डच वालों ने ही अपने क्षेत्र में मसूलीपट्टनम के आसपास 1611 ईस्वी में प्रथम अस्थायी फैक्ट्री स्थापित करने की अनुमति दी थी, किसको, अंग्रेज़ को। इसलिए 1693 ईस्वी में अंग्रेज समर्थित डचों ने पांडिचेरी को ले लिया और 1697 में, ठीक है, 4 साल बाद, 1693 के जस्ट 4 साल बाद होता क्या कि रिजविक की संधि द्वारा फिर वापस लौटा दिया जाता है, किसको, मतलब पांडिचेरी को वापस लौटा दिया जाता है फ्रांसिस को। और फिर 1674 में एक कांड होता है, उसको भी देखेंगे हम लोग, इंसिडेंट होता है। तो डेट देख के आप लोग डर जाते हैं। होता क्या है, मैं एक सिंपल स्टोरी में बताया आपको कि 1693 ईस्वी में डच और अंग्रेज मिल के पांडिचेरी को छीन लेता है फ्रांस से, और 4 साल बाद रिजविक की संधि होती है और फिर वो पांडिचेरी को दे देते हैं, किसको, फ्रांस को, ठीक है। ये फैक्ट को हमने देखा, ये 2 पॉइंट को। हम नेक्स्ट पॉइंट को देखते हैं। 1674 में क्या होता है
कि बंगाल के अंदर एक सूबेदार है जिसका नाम है शाइस्ता खान। तो इसके द्वारा भी एक जगह दी जाती है किसको, फ्रांसिस को। तो वहाँ बंगाल के अंदर भी एक नई कोठी की स्थापना की जाती है जिसे हम चंद्र नगर की प्रसिद्ध कोठी कहते हैं। ठीक है, अगर पूछा जाए आपके कि चंद्र नगर की कोठी एक फेमस कोठी है, वो कहाँ स्थित है, तो सिंपल सी बात है, वेस्ट बंगाल के अंदर। और किसने बनवाया था, तो याद रखिएगा आप लोग, फ्रांसीसी ने। ठीक है दोस्तों, उसके बाद एक डेट है 1721 और 1725 और 1739। आपके सामने कुछ देश और कुछ भारत के अगल बगल का क्षेत्र दिख रहा होगा। ये मॉरिशस एक कंट्री है। ठीक है, तो मैं मैप के जरिए बताता हूँ आपको डिटेल में। तो ये कहना चाहता हूँ मैं आपको कि 1721 ईस्वी में मॉरिशस पर अपना अधिकार किया किसने, फ्रांसिस। फिर 1725 में मालाबार तट पर इन्होंने अपना कंट्रोल किया। उसके बाद 1739 में कराईकल पर अपना कंट्रोल किया। मॉरिशस जो कि हिंद महासागर मतलब कि भारत के दक्षिण और पश्चिम में और अफ्रीकन महाद्वीप के मतलब अफ्रीकी महाद्वीप के जस्ट पूरब में आते हैं ये। ठीक है, मतलब कि अफ्रीकी महाद्वीप के ये देश है मॉरिशस। ठीक है, इसको मैप पे हम देखेंगे अभी। और मालाबार तट ये आपको केरल और कर्नाटक के बीच में एक मतलब तटीय जो है क्षेत्र है उसको कहा था मालाबार तट, और कराईकल तमिलनाडु के अंदर में है। चलिए हम मैप पे चलते हैं और उसको स्टडी करते हैं। आपके सामने ये यूनियन टेरिटरी करके दिख रहा होगा, तो पौंडीचेरी एक यूनियन टेरिटरी है। ठीक है, संघ शासित प्रदेश कहते हैं, जो कि 8 संघ प्रशासित देश है प्रदेश है हमारे भारत में, और 28 राज्य है। ठीक है, याद रखिएगा। तो हमने पढ़ा था कि माहे कहाँ पड़ता है, केरला के अंदर। ठीक है, और येनम को भी देखा था हमने, पुडुचेरी के अंदर है, सॉरी आंध्र प्रदेश के अंदर में है। और ये पुदुचेरी और कराईकल तमिलनाडु के अंदर में है। ठीक है, तो इतना ही याद रखना है आप लोग को। और नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं क्या है। हमने पढ़ा अभी जस्ट 2 सेकंड पहले कि मालाबार कोस्ट का नाम हमने सुना था। तो मैंने कहा आपको कि मालाबार कोस्ट क्या कहते हैं, भारत के पश्चिम तटीय क्षेत्र है। मतलब ये जो मालाबार है पश्चिम केरला और कर्नाटक का बीच का जो तटीय क्षेत्र रहेगा वही मालाबार कोस्ट कहलाता है। तो केरला और किसके, कर्नाटक के बीच में। ठीक है दोस्तों, ये सेम एज इट इज़। अगर हम भारत के पश्चिमी तटीय क्षेत्र की बात करेंगे तो 4 याद रखना है, मालाबार कोस्ट, कोंकण कोस्ट, काठियावाड़ और कच्छ, रन ऑफ कच्छ। ठीक है, और अगर भारत के दक्षिण पूर्वी की बात करें तो पहले कोरोमंडल, जो कि आपको तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के बीच के अंदर कोरोमंडल कोस्ट है, मतलब तटीय क्षेत्र है। उसके बाद आपको उत्कल प्लेन याद रखना है, और नॉर्दर्न सरकार्स क्या है, जो कुछ भी है याद रखना है आपको। ओके, चलिए हम अब इसके आगे नेक्स्ट के कंटेंट को समझते हैं। आपके सामने ये मैप दिखाया, मैंने कहा था कि आपको मैं मैप के जरिए बताऊंगा कि मॉरिशस कहाँ है। ये भारत है, ये अरबियन सी है, मतलब ये अरबियन कंट्री के साइड में तो अरबियन सी कहते हैं। और यहाँ पे बंगाल देश है, बे ऑफ बंगाल कहा था। ठीक है, इसकी जस्ट इंडियन ओशन मतलब हिंद महासागर के जस्ट नीचे आएंगे तो ये है मॉरिशस कंट्री। ये भी याद रखिएगा दोस्तों, मॉरिशस कंट्री जो है हिंदू बहुमूल्य संख्यक देश है। मतलब ऑलमोस्ट 57 मोर देन 57% पीपल जो यहाँ रहते हैं वो हिंदू धर्म से बिलोंग करते हैं। ठीक है, हिंदू धर्म को मानते हैं। और ये भी मेडागास्कर द्वीप है। ठीक है, मेडागास्कर कंट्री, मैंने कहा था आपको कि सबसे पहले फ्रांसिस मेडागास्कर आए थे, बट यहाँ पे अपना उपनिवेश स्थापित नहीं कर पाए, इसलिए वो रिटर्न चले गए और दूसरा दल भारत के लिए रवाना होते हैं। 1667 में भारत पहुँचते हैं और 1668 ईस्वी में फिर एक फैक्ट्री की स्थापना की जाती है, प्रथम फैक्ट्री की, जो कि सूरत के अंदर में, जो कि गुजरात के अंदर में है। हम लोगों ने इतना फैक्ट पढ़ा है, बस ये सबको याद रखना है। आगे देखते हैं कि आगे क्या है। आपके सामने दोस्तों स्लाइड दिख रहा होगा, हम कुछ फैक्ट को समझने की कोशिश करते हैं। लिखा है ऊपर में 1701 ईस्वी में पांडिचेरी को फ्रांसिस की पूर्व सभी बस्तियों का मुख्यालय बनाया गया। होता क्या है कि हम सभी जानते हैं कि फ्रांस एक यूरोपीय महाद्वीप का देश है, उसके पूर्व में है एशिया, पूर्वी दक्षिण में पड़ जाता है। तो पूर्व में मगर अगर कि भारत के अंदर में जितनी भी उनकी फैक्ट्री होगी उनका 1701 ईस्वी में एक मुख्यालय बनाया जाता है। वो कौन से क्षेत्र को, तो पांडिचेरी को। मतलब अगर फ्रांस के पूर्व में जितनी भी बस्ती है या जितना भी फैक्ट्री है उस सब का एक मुख्यालय बनाया गया, किसको, पांडिचेरी को। कितने ईस्वी में, 1701 ईस्वी में। और 1701 ईस्वी में ही फ्रांसीसी मार्टिन को भारत में फ्रांसीसी मामले का महानिदेशक ही बनाया जाता है। और फ्रांसीसी मामले का जो हेड बनाया गया भारत के अंदर में, वो फ्रांसीसी मार्टिन को बनाया गया 1701 ईस्वी में। तो ये याद रखिएगा कि 1701 में ये ऐसा इंसिडेंट, ये पांडिचेरी को मुख्यालय बनाया गया था। और फ्रांसीसी मार्टिन को भारत में फ्रांसिस मामले का महानिदेशक, मतलब अगर फ्रांसीसी मामले का लेकर कोई भी डिसीजन लेना होगा, डिसीजन मेकर इनको बनाया गया, किसको, फ्रैंको मार्टिन को। एक क्वेश्चन पूछा जाता है, बहुत बार एग्जाम में आ चुका है, कि पौंडीचेरी का फाउंडर कौन है। जैसे कि पौंडीचेरी वॉज फाउंडेड बाय होम। ठीक है, तो याद रखना आपको कि वॉज फाउंडेड बाय फ्रैंको मार्टिन। ये फ्रैंको मार्टिन है। और पौंडीचेरी कितने क्षेत्र को मिला करके पौंडीचेरी हम कहते हैं,
दोस्तों याद रखना आपको, माहे जो कि केरल क्षेत्र में, यनम आपको आंध्र प्रदेश में देखने को मिलेगा, पुदुचेरी और कराईकल आपको तमिलनाडु के अंदर में। ये चारों क्षेत्र को मिला के हम उसे पौंडीचेरी कहते हैं दोस्तों, ठीक है। हम इस स्लाइड में 2-3 फैक्ट को पढ़ा कि 1701 ईस्वी में फ्रांस की जितनी भी पूर्व में बस्ती है उसका एक मुख्यालय बनाया गया। कौन सा क्षेत्र को? पांडिचेरी को। और पांडिचेरी और फ्रांसिस मार्टिन को भारत में जितनी भी फैक्ट्री है या जो कुछ भी कंपनियां हैं तो उसका जो मेन हेड बनाया गया फ्रैंको मार्टिन को, ठीक है। 2 पॉइंट को पढ़ा हमने। और ये भी पढ़ा हमने कि पौंडीचेरी जो स्थापना की गई थी किसके थ्रू? तो फ्रैंको मार्टिन के थ्रू, ठीक है। और पौंडीचेरी जो कहा जाता है, कितने क्षेत्र मिलकर पौंडीचेरी की एक बनाया गया है? तो माहे, यनम, पुदुचेरी, कराईकल। इसमें एक चंद्रनगर जो है उसको छोड़ दिया गया। ये जो चंद्रनगर दिख रहा होगा ये आपको वेस्ट बंगाल में है, ये इसके पौंडीचेरी के अंदर में नहीं आता है। पौंडीचेरी में माहे, अगर पूछा जाए कि माहे कहाँ पे है तो याद रखिए आपको केरल के अंदर है। और यनम कहाँ पे है? आंध्र प्रदेश के अंदर है। पुदुचेरी कहाँ पड़ता है? तो तमिलनाडु, और कराईकल भी तमिलनाडु। ये तीनों को मिला करके हम पौंडीचेरी कहते हैं इसको, ठीक है। यहाँ आप डिटेल में यहाँ बस्तियाँ था, इनका मतलब बस्तियाँ थी किसकी? फ्रांस की। माहे में थी इसकी बस्तियाँ, यनम में थी, पुदुचेरी में, कराईकल में और चंद्रनगर में दोस्तों। तो ये सारा फैक्ट हमने पढ़ा है फ्रांस के बारे में। तो दोस्तों आज के लेक्चर को हम यहीं तक एंड करते हैं, और नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग कर्नाटक वॉर या नेक्स्ट टॉपिक जो बचा हुआ उसको स्टडी करेंगे, ठीक है दोस्तों। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपने फ्रेंड के साथ भी शेयर कीजिएगा। ओके दोस्तों, अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू वेरी मच। हैव अ नाइस डे।